हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटर। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हम सीटेट 2020 को लेकर के एक स्पेशल प्रैक्टिस सेशन लेकर के आ रहे हैं। इनफैक्ट शुरू भी कर दिया है। पहला सेशन आपको मिल चुका है, आप वीडियो देख चुके हैं, बहुत पसंद आई होगी आपको, जिसका सोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हर साल ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, कहीं कुछ भी हो जाए, ऑप्शन बाइफरकेट हो सकता है, कुछ वर्ड्स बाइफरकेट हो सकते हैं, लेकिन हमेशा यही चीज आएगा। हर वीडियो में, हर सेशन में हमने आपसे बार बार कहा था कि सीटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाते रहिए, अधिक से अधिक लगाते रहिए। और अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। हमने वो सेशन शुरू कर दिया है, जो वादा आपसे किया तो वो वादा हमने स्टार्ट कर दिया है। ये सेशन स्टार्ट हो गया। सीटेट स्पेशल है, आप जानते हैं सीटेट का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। ये आपके लिए बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपने जो सीटेट की प्रिपरेशन है उसको एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जा सकते हैं। और यकीन मानिए, इस सेशन में हम हर एक पोर्शन, चाहे वो आपका CDP हो, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, चाहे वो आपका मैथ्स ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका EVS क्यों ना हो, हर एक सेक्शन का पेडागॉजी, सब्जेक्टिव सब कुछ कराएंगे। लगभग हर एक पोर्शन में आपको 1000 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं। 50-50 क्वेश्चन करके हर एक सेशन होगा। हर एक सेशन में 1000 क्वेश्चन। जरा सोचिए, इस तरह करके आप कितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगा लेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा परफेक्शन आपके अंदर आएगा, उतना ही ज्यादा मार्क्स इंप्रूव करेंगे। और हमने जो पहली वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने जब आपसे वादा किया था कि हम आपका सीटेट 2020 में 120 प्लस मार्क्स आपको दिलाएंगे, अपने ही चैनल के माध्यम से उस प्रॉमिस को करना हमने पूरा कर दिया है। और यकीन मानिए, इस प्रैक्टिस सेशन ये जो होने वाला है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। इसमें देखने के बाद, कंटिन्यू 1 महीने देखने के बाद आप खुद में ये सुधार रियलाइज कर पाएंगे। आप क्वेश्चन लगा करके देख लीजिएगा, आपको ये खुद एनालिसिस होगा कि जो ये सेशन आपने देखा है, जो सेशन आपने किया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और रिजल्ट आएंगे तो रिजल्ट देख करके आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। इनफैक्ट आप रिजल्ट का स्क्रीनशॉट हमारे कमेंट पे भेजेंगे कि सर मेरा 120 प्लस मार्क्स आया हुआ है आपके चैनल से। और सीटेड ही नहीं, जो अपकमिंग जितनी भी वैकेंसीज है, हम हर वैकेंसीज के लिए आपके लिए कुछ ना कुछ क्वालिटेटिव करते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे, हमेशा कोशिश रहेगी। तो चलिए, वीडियो को छोड़ के जाइएगा नहीं, चलते हैं आगे की तरफ। वीडियो की प्रैक्टिस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिखा हुआ है मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली की जन्मदाता कौन है। 4 ऑप्शन है, जिसका सही ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली की जन्मदाता हम लोग सिगमंड फ्रायड को मानते हैं। फ्रायड ने मानव मस्तिष्क के 3 चेतन, अवचेतन और अर्धचेतन भाग बताए हैं। और सिगमंड ने मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के 3 उपयोग भी बताए हैं। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? यह मस्तिष्क परीक्षा की विधि प्रदान करता है, मानव व्यवहार से संबंधित सिद्धांतों का क्रमबद्ध समूह प्रदान कराता है, और तीसरा कहता है दोस्तों, यह मनोविज्ञान या भावात्मक रोगों की चिकित्सा के लिए उपाय किया करता है। वहीं पे हम दूसरा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, विद्यार्थियों की शिक्षा में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 4 ऑप्शन है, आनुवांशिकता, वातावरण, A और B दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा C, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती है। कि विद्यार्थी की शिक्षा में आनुवांशिकता और वातावरण ये दोनों महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि विद्यार्थी न केवल अपने माता पिता बल्कि उससे संबंधित जितने भी पूर्वज थे उनके अनेक शारीरिक और मानसिक गुण भी प्राप्त करते हैं। और इसे ही, ये जो शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त कर रहे हैं अपने पूर्वजों से, इसी को हम वंशानुक्रम या वंश परंपरा या पैतृकता भी बोला करते हैं। तमाम तरीके के नामों से हम लोग जाना करते हैं। इसी तरह वातावरण भी क्या करता है, विद्यार्थियों की बहुत सारी अधिगम प्रक्रियाएं ग्रहण करता है वातावरण के भी माध्यम से। तो इस हिसाब से हमारा A और B दोनों सही है। वहीं तीसरा हमारा कहता है, क्या कहता है, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है। 4 ऑप्शन दिया गया है, पियाजे, जिसमें D ऑप्शन आपका ये सही है क्योंकि ये तीनों काम करते हैं। क्योंकि पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास प्रतिपादित किया है उसमें मानव बुद्धि की प्रकृति और उसके विकास से संबंधित है वो चीज़। इसमें ज्ञानेंद्रियों और अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और उसको समझने की प्रक्रिया संपादित की जाती है।
ठीक है दोस्तों। वही चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, गर्भाधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहते हैं। तो दोस्तों गर्भाधारण से लेकर के जन्म तक की जो अवस्था होती है उसको हम लोग प्रसव पूर्ण बोला करते हैं। इसमें क्या होता है, हॉरलॉक ने एक चीज़ हमें बताई है कि गर्भाधारण से जन्म तक की अवस्था प्रसव पूर्ण अवस्था कहते हैं, और ये अवस्था गर्भाधान से जन्म के समय तक 9 महीना या 280 दिन की मानी जाती है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भावस्था बोला करते हैं। वही नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन कहता है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का अमूर्त तर्क और तर्क कौशल किस दौरान विकसित होते हैं। तो ये इसमें जो विकसित होती है ये है औपचारिक परिचालन अवस्था में, क्योंकि पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे साहब कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है उसका कार्य क्षेत्र बढ़ते जाता है, और दोस्तों वैसे वैसे उसकी बुद्धि का विकास भी होता जाता है। इसीलिए जीन पियाजे के अनुसार ये कहा जाता है कि जो औपचारिक परिचालन या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 12 वर्ष के बाद शुरू होती है। इसमें बच्चों की तार्किक चिंतन का क्षमता और समस्या समाधान की क्षमता और वास्तविक अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास होने लगता है, और वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास और परिकल्पना विकास करने की क्षमता का विकास और विसंगतियों और संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास हो जाता है। वहीं नेक्स्ट हमारा 6 क्वेश्चन क्या कहता है, व्यक्तित्व मापन की CAT कैट विधि दी गई है। तो ये किसने दी है, हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, बेलाक द्वारा। ठीक है, ये जो है बेलाक ने इसको लगभग 1948 से 1949 में दिया था, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो दोस्तों आपका 1954 है, और इसको जब दोबारा से संशोधित किया गया था उसका संशोधित रूप लगभग 1993 में आपका इसका संशोधित रूप आया था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए 6th क्वेश्चन हो गया, अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। कहता है कि CAT यानी TAT माफ़ कीजिएगा, TAT हेतु कितने कार्ड हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो TAT हेतु कितने हैं, आपके 30 कार्ड दिए गए हैं। ठीक है ना, इसको TAT का मतलब होता है थीमेटिक एप्रिशिएशन या एप्रीपेशन, ठीक है, टेस्ट भी बोलते हैं हम लोग। TAT थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट यानी कि टैट, इसे हम लोग विधि विषय बोधन परीक्षण के संबंधित विधि है ये। इसको हिंदी में हम लोग विषय अब आत्मबोधन परीक्षण भी बोला करते हैं। इसका जो निर्माण है वो हेनरी मरे ने किया था वर्ष 1935 में दोस्तों, इसको हेनरी मरे ने दिया था। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा 8th क्वेश्चन है जो हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा गया दोस्तों। तो इनमें से सारे के सारे हैं, सिर्फ बी ऑप्शन छोड़ करके सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत, क्योंकि जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो सिद्धांत होता है या निरंतरता का सिद्धांत होता है या फिर हम कह लें पैटर्न का सिद्धांत या फिर वृद्धि विकास का सिद्धांत जो भी कहते हैं, इन सब से संबंधित है। और ये जो सेल्फ पेसिंग सिद्धांत है ना, इससे संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन बी इससे संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वहीं पे हमारा नेक्स्ट 9th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, MLL यानी कि न्यूनतम अधिगम स्तर यानी कि मिनिमम लर्निंग लेवल। ठीक है, मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता है कि 4 ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका दोस्तों ए होगा। क्यों होगा कि जब कोई सीखा हुआ कार्य दूसरे सीखने के कार्य को प्रभावित करता है तो उसे अधिगम का अत्यधिक स्थानांतरण कहते हैं। इस प्रकार के जो स्थानांतरण होता है वो सीखने की क्रिया को सरल बनाया करता है। जैसे हम क्या करते हैं, विद्यालय में जोड़ सीखते हैं, घटाना सीखते हैं, गुणों को गुणा करना सीखते हैं, तो उस ज्ञान का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, बाजार में चीज़ें खरीदने के समय करते हैं। जैसे आपने दुकानदार को 500 रुपये दिए, 250 का सामान लिया, तो दुकानदार ने आपको 250 रुपये वापस किया। तो इसकी जो गणना आपने की ये घटाने के आधार पर की, जो आपने विद्यालय में सीखा है। तो उसी के विपरीत क्या होता है, मतलब यही चीज़ें हमारा क्या कहलाता है कि दूसरी ओर जब पहली सीखी गई जो क्रिया हुआ करती है दूसरी सीखी की क्रिया में बाधक बन जाती है, तो उसे विपरीत स्थानांतरण कहते हैं। यह क्रिया सामान्यीकरण की दशा में अधिक संभव हुआ करती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इस पे आते हैं। देन आता है दोस्तों 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा बात को। 10वां क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का अधिगम का अधिकतर हस्तांतरण है, तो वो है सामान्यीकरण का है दोस्तों। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th क्या कहता है, पियाजे के अनुसार प्राक संप्रत्यात्मक एवं अंतर्दर्शी अवधि संबंधित है।
4 ऑप्शन दोस्तों इसमें भी दिया गया है, इसमें जो है वो सही है आपका डी ऑप्शन। कैसे है समझते हैं। जीन पियाजे ने कहा है कि प्राक संप्रत्यात्मक या अंतर्दर्शी अवधि जो होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित होती है, मतलब कि 2 से 7 वर्ष के बीच की रहती है। इस अवस्था में बालक की भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, साथ ही बालक अपने परिवेशों की वस्तुओं को पहचानने व उसमें विभेद करने लगता है। साथ ही इस अवस्था में बच्चों में स्थायित्व गुणों का भी विकास होने लग जाता है। फिर समझना दोस्तों, ये कहता है 2 से 7 वर्ष की बात कर रहा है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो अभिप्रेरणा का जो ये है ये दिया गया है आपके मैस्लो के द्वारा, ठीक है। अभिप्रेरणा लक्ष्य आधारित व्यवहार का उत्प्रेरण या ऊर्जाकरण है, ठीक है। प्रेरणा आंतरिक या बाह्य हो सकती है, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी हो सकता है। इस शब्द का प्रयोग आमतौर पर मनुष्यों के लिए हम लोग किया करते हैं और सैद्धांतिक रूप से पशुओं के बर्ताव के कारण की व्याख्या के लिए हम इसका प्रयोग किया करते हैं। वहीं सी 13 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बुद्धि लब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया है। तो बुद्धि लब्धि का जो प्रत्यय प्रस्तुत किया है वो विलियम स्टर्न ने हमारे किया है। बुद्धि लब्धि या फिर इंटेलिजेंस क्वोशिएंट भी बोल सकते हैं या फिर आईक्यू भी बोल सकते हैं। ऐसे कई अलग अलग मानक हैं और परीक्षण करने के लिए अलग अलग तरीके की गणनाएं की गई हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस मानक पे आप काम कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। जिससे बुद्धि का आकलन किया जाता है, यह शब्द जर्मन भाषा के शब्द इंटेलिजेंट क्वोशिएंट से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, बुद्धि परीक्षण का आधार मानसिक एवं शारीरिक आयु के मध्य का संबंध है। वहीं पे बुद्धि परीक्षा के परिणाम बुद्धि लब्धि के द्वारा सिखाए जाते हैं। और एक चीज में और जानने लायक चीजें हैं कि बुद्धि लब्धि मानसिक आयु के अभाव से नहीं मापी जा सकती है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा 14वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि बुद्धि के बहुविधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो उसका प्रतिपादन किया है गार्डनर ने, ठीक है ना। बुद्धि या बहुबुद्धि सिद्धांत भी हम लोग इसे कहा करते हैं। इसमें है क्या कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग प्रकार की बुद्धि होती है। जैसे कोई क्या होता है, संगीत में पारंगत होता है, कोई एक्टिंग में होता है, कोई राइटिंग में होता है, कोई सिंगिंग में होता है, किसी की लॉजिकल एबिलिटी अलग अलग होती है। मतलब हर व्यक्ति में क्या होती है, किसी न किसी, या जिसको हम कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई स्पेशल क्वालिटी ज़रूर होती है, ये उसकी बात करता है। तो इन्होंने बुद्धि के सिद्धांत को समझाने के लिए अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक थी फ्रेम्स ऑफ माइंड या फिर द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में इन्होंने क्या किया, 8 क्षेत्र में विभाजित करके बताया था। वो 8 क्षेत्र जरा एक नज़र आप सुन लीजिए। भाषागत, तार्किक, गणितीय, देशिक, संगीतात्मक, शारीरिक, गति संवेदी, अंतर व्यक्तित्व, वहीं अंतः व्यक्ति और प्रकृतिवादी, ये 8 है टोटल। फिर हमारा नेक्स्ट 15 क्वेश्चन कहता है उस श्रेणी को पहचानिए जो अधिगम के स्थानांतरण के प्रकारों को सूचित नहीं करता है। नहीं बोला गया है तो मतलब क्या है, एक पुच्छी या द्विपुच्छी, ये इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। कैसे है कि एक पुच्छी या द्विपुच्छी अधिगम स्थानांतरण के प्रकारों को क्या करता है, सूचित नहीं किया करता है। अधिगम स्थानांतरण एक क्या होता है, एक परिस्थिति में प्राप्त किया गया ज्ञान या प्रशिक्षण या उसकी आदतों या दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करना है। सकारात्मक, नकारात्मक, क्षैतिजीय, अनुलंबीय, इस तरीके का जो भी आप देखते हो अधिगम स्थानांतरण के, ये सब के सब प्रकार है। वही 16 हमारा क्या कोई कहता है, किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। दोस्तों इसमें आईक्यू निकालने की बात की गई है। तो हम सभी जानते हैं बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है आपका वो क्या कहता है, x × 100 × वास्तविक एज हुआ करती है, मानसिक आयु यानी कि जो उसकी जो है, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए हम लोग एक चीज़ करते हैं, फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। उस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सॉल्व करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। कहता है कि 5 × या फिर x 100/4 अगर हम इसको करें तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा क्या निकलेगा, जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 125, यानी उस बालक की जो बुद्धि लब्धि है वो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है, 125 होगी। फिर देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने का यह नियम नहीं दिया है। निम्न में से मतलब ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से जो नहीं दिया उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो थॉर्नडाइक ने अवलोकन का नियम नहीं दिया है, ठीक है ना, क्योंकि अवलोकन का नियम जो है ये सीखने का नियम नहीं है।
ठीक है ना। ईएल थॉर्नडाइक ने सीखने के जो नियम उन्होंने बताए हैं, ठीक है ना, या जिनके प्रयोग से वो अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं या प्रभावशाली बनाने की बात करते हैं, क्या है, उनमें सीखने के 3 मुख्य नियम ही प्रतिपादित किए गए हैं। वो कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और क्या है, प्रभाव का नियम। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, यानी ये तीनों है। सी ऑप्शन क्या है? सी गलत है, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही होगा। वहीं पे हम 18th क्वेश्चन या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़े तो 18th क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल से संबंधित है? तो संबंधित है पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? डी है, यानी कि श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करवाना, प्रश्न पूछना, ये तीन के तीनों ही चीजें क्या है, हमारे शिक्षण कौशल से संबंधित है। आप सभी लोग जानते हैं, ये बहुत बेसिक सी क्वेश्चन है, आप आराम से इसको लगा सकते हैं। 19th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार क्या है? तो सीखने की प्रक्रिया में हमारा जो सक्रिय अनुबंधन का आधार है वो है आपका पुनर्बलन। ठीक है दोस्तों, वो है आपका पुनर्बलन। पुनर्बलन का मतलब तात्पर्य ये होता है कि ये सक्रिय अनुबंधन से अभिप्राय एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है, एक ऐसी लर्निंग प्रोसेस से है जिसके द्वारा सक्रिय व्यवहार को सुनियोजित पुनर्बलन द्वारा पर्याप्त बल मिल जाने के कारण वांछित रूप से पुनरावृत्ति होती रहती है, और सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत स्किनर ने दिया था, आप सभी जानते हैं। वही 20th क्वेश्चन पे अगर हम लोग आते हैं तो कहता है 20th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों, आइए उसको हम लोग देखते हैं। 20th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण के चक्र का पूरा होने की समयावधि कितनी है? सूक्ष्म शिक्षण का जो है उसको अगर हम लोग देखें तो आप सभी जानते हो 36 मिनट होता है, इसीलिए जो पाठ योजना बनाई जाती है वो पाठ योजना भी इसमें 36 मिनट की ही बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ो, पहले हम इसी को 20वें को थोड़ा सा और इसको डिटेल में अगर जाने तो सूक्ष्म शिक्षण में जो भारतीय नमूने के अनुसार क्या है, एनसीईआरटी द्वारा कुछ विकसित किया गया है, जिससे बोलते हैं कि पढ़ना जो है आपका, ये पढ़ना जो है जो पढ़ रहे हैं आप, ये पढ़ना आपका 6 मिनट का होता है, पढ़ना आपका 6 मिनट का रहेगा। वहीं पे 6 मिनट का आपका क्या होगा, फीडबैक होगा, जो फीडबैक आपको मिलेगा उसमें से वो होगा आपका 6 मिनट का। फिर हम लोग नेक्स्ट जो अगर हम लोग और आगे इसको डिवाइड करें तो फिर आता है पुनर्योजना, जो आपकी होती है 12 मिनट की पुनर्योजना, और पुनर्शिक्षण कार्य जो होता है वो 6 मिनट का होता है। फिर से वही पुरानी चीज़ें होती है कि पुनर्फीडबैक हम लोग लिया करते हैं फिर से, और जो पुनर्फीडबैक लेते हैं वो भी 6 मिनट का होता है। और इस तरीके से करते करते जो टोटल हमारे बनते हैं वो 36 मिनट बनते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 20th में सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 21 हमारा क्या कहता है कि 21 कहता है कि समस्यात्मक बालकों की पहचान हेतु कौन सी विधि प्रभावशाली है? तो इनमें से क्या है कि विकासात्मक मापनी की अगर बात करें तो ये भी प्रभावशाली है। बालक का व्यक्तित्व अध्ययन की अगर बात करें तो ये भी प्रभावशाली है। अगर सी की बात करें, बालक के व्यवहार का व्यवस्थित अवलोकन, ये भी आपका प्रभावशाली है। तो जब तीनों सही होगा तो हमारा डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो यानी कि हम टिक मार देंगे उपरोक्त सभी में। ठीक है दोस्तों, वहीं पे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 22 पे। 22 हमारा कहता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन आपके वाइगोत्स्की साहब ने किया है। ठीक है ना, इन्होंने क्या कहा है कि एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे वाइगोत्स्की ने, बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है। इसके अलावा दोस्तों पियाजे की तरह वाइगोत्स्की भी यह मानते हैं कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, लेकिन इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एकाकी नहीं हो सकता है, या भाषा विकास, सामाजिक विकास, यहाँ तक कि शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक संदर्भ में भी होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग आए 23 देखें तो 23 कहता है समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल रहते हैं? तो समावेशी शिक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों ही प्रकार के छात्र शामिल रहते हैं। या अगर कहा जाए केवल विशिष्ट छात्र तो गलत हो गया, केवल सामान्य छात्र ये भी गलत हो गया। बहुभाषी एवं प्रतिभाशाली तो नहीं, आपके जितने भी चाहे विशिष्ट बालक हो या सामान्य बालक हो, दो के दोनों ही चीज बालक इसमें क्या रहते हैं, समावेशी शिक्षा में शामिल रहते हैं, ताकि समाज के सभी बालकों को एक स्तर पर लाया जा सके, और इसमें सामान्य और विशिष्ट सभी प्रकार के छात्रों को शामिल करके भेदभाव जो है या फिर जो सामाजिक अंतर है या गोरे काले का जो जिस तरीके से भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है, उन सब चीज़ों को ख़त्म किया जा सके। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा नेक्स्ट 24 हमारा कहता है
24 कह रहा है कि समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? क्षमता निर्माण की बात करें तो बिल्कुल आवश्यक है। अभिभावकों की भागीदारी की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ज़रूरी है। अभिप्रेरणा भी ज़रूरी है, मोटिवेशन भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका मतलब अगर ये तीनों ज़रूरी है तो फिर इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि ये सभी। ठीक है, क्या कहता है कि एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। पहली बात बिल्कुल सही बात है। और इसकी सफलता के लिए क्षमता निर्माण और अभिभावकों की भागीदारी और अभिप्रेरणा, ये तीनों चीज़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हुआ करता है। और इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। तो पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन क्या हुआ, फिर बाद में इसके सिद्धांतों पे बदलाव लाया गया। और दोस्तों आज जो हम लोग मॉडर्न एज में आज हम लोग रह रहे हैं, इसमें सिद्धांतों को थोड़ा सा विस्तृत किया गया और सभी प्रकार के बालकों को एक साथ पढ़ाने का, एक समान शिक्षा प्राप्त करने का मौका अब दिया जाने लग गया है। देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 26, एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम के सिद्धांतों को भली भांति ज्ञान हो। तो इसमें क्या होगा, इससे अध्यापक को अध्येताओं की अभिवृत्तियों तथा अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है, क्योंकि क्या है दोस्तों कि एक आदर्श शिक्षक में क्या होता है कि कुछ गुण पाए जाते हैं। वो गुण क्या है कि वह प्रभावशाली वक्ता होना चाहिए अध्यापक में, और उसके अलावा उसके अंदर आत्मविश्वास की भावना हो, और वो हमेशा बच्चों को क्या करे, मोटिवेट करे, प्रेरित करता रहे। ठीक है ना, और उनकी जो क्षमता है उनकी क्षमताओं में बढ़ोतरी लाए, उनकी क्षमता और ज़्यादा बढ़ाए। बच्चों के अंदर क्या करे, जो रुचियां हैं पढ़ाई को लेकर के उसको और ज़्यादा रुचिकर बनाए। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट 27 आता है। 27 क्या कहता है कि शैक्षणिक सामग्रियों का चयन किसे करना चाहिए, इसे कौन करेगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका काम है विशेषज्ञों की एक समिति को, क्योंकि अध्यापक का कार्य है बालकों को शिक्षा प्रदान कराना, पाठ्य है उसको रुचिकर बना करके बालकों के अंदर स्थायी ज्ञान प्राप्त करवाना। ये शिक्षक का होता है। संस्थान का जो प्राचार्य होता है उसके ऊपर स्कूल और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हुआ करती है। वहीं जो विभागाध्यक्ष होता है वो अपने विभाग की सभी काम काजों को संभालता है। तो स्कूल में कौन सी सामग्री लानी है, इसका चयन करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, स्कूल में एक समिति का गठन होना चाहिए जो विशेषज्ञों की समिति हुआ करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। वहीं पे 28 अगर हम लोग देखें, कहता है विद्यालयी जीवन या स्कूलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। 4 ऑप्शन इसमें भी हमको दिया हुआ है, इसमें सही आंसर है बालक को अनुशासित जीवन देना, यही उद्देश्य मूल उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि जो आपका NCF 2005 है वो भी कहता है कि शिक्षा का व्यापक लक्ष्य बच्चों के भीतर विचार और कर्म की स्वतंत्रता विकसित करना और दूसरों के कल्याण और उसकी भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता पैदा करना काम है। और साथ ही साथ दोस्तों इसके अतिरिक्त विद्यालय शिक्षण जीवन के माध्यम से बच्चों को एक अनुशासन प्रिय जीवन का विकास करना भी शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 29 की ओर कहता है कि सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्भर है। सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्भर है, तो वो डिपेंड करता है क्या, अध्यापकों की अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर। क्या कहता है ये, प्रत्येक वर्ग के प्रकार के बच्चों को एक साथ एक कक्षा में दोस्तों एक विद्यालय में शिक्षा देना क्या कहता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। आप सब जानते हैं इसमें क्या है, इसमें एक सामान्य छात्र हो या कोई दिव्यांग छात्र हो, ठीक है, वो क्या करता है, वो दोनों ही एक दूसरे के साथ अधिकतर समय बिताया करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं, ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। हाँ तो दोस्तों इस प्रकार की शिक्षा अध्यापकों में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर निर्भर करती है, क्योंकि ये अंधता क्या होता है कि अध्यापक ही कक्षा का मूल नियंता होता है, जो नियंत्रण करता है वो अध्यापक ही करेगा। उसी माध्यम से समावेशी शिक्षा का विस्तार और ज़्यादा प्रवर्तन किया जा सकता है। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। क्यों देनी चाहिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि लड़कियां संख्या में लड़कों से कम है, इसलिए प्राथमिकता देनी चाहिए कि बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। क्योंकि लड़कियों क्या होता है, लड़कियों सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम हुआ करती है,
ठीक है। उसके अलावा समाज में सहयोग, समायोजन, संघर्ष या प्रतियोगिता की प्रक्रियाएं चलती ही रहती हैं हमेशा। तो इससे क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। सामाजिक परिवर्तन के संभव बनाने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और शिक्षा एक और क्या करती है, व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में भी योगदान करती है, साथ ही विचारों के प्रचार प्रसार भी करती है जो वांछनीय सामाजिक परिवर्तन के हित में होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में लड़कियों को सामाजिक परिवर्तन करने में तथा उसका नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा आपको गलत ऑप्शन भी बता दिया था। ऑप्शन बी नहीं, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन है जेंडर फिर डैश, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में क्या है कि इसमें जो चौथा ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही है। क्या है कि जेंडर यानी कि लिंग एक सामाजिक संरचना होती है जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही शामिल होती हैं। साथ ही साथ लिंग की भूमिका को समाज तथा सार्वजनिक एवं निजी जीवन में महिलाओं और पुरुषों के लिए जिम्मेदार कार्यों तथा भूमिकाओं को अवधारणा से निर्धारित किया जाता है दोस्तों। फिर हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्या है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ये आपका सही आंसर है। कैसे, क्योंकि जो विकास है ये एक व्यापक अवधारणा होती है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की अवधारणा के अंतर्गत बहुत सारे आयाम शामिल होते हैं, जैसे इसमें शारीरिक विकास मतलब कि जैसे क्या विभिन्न अंगों का बढ़ना या फिर लंबाई का बढ़ना। वही संज्ञानात्मक विकास भी में वृद्धि होती है। सामाजिक रीति रिवाजों विभिन्न व्यक्तियों के साथ किए जाने वाले व्यवहारों का विकास और संवेगात्मक विकास। ठीक है, इस तरीके का विकास भी शामिल है इसमें। वही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है समझिएगा। कहता है बुद्धि के बारे में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 4 कथन इसमें दिए गए हैं। चौथे जो कथन है इनमें से हमारा जो पहला कथन है, पहला कथन हमारा सही है। क्या लिखा है कि बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के दौरान पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल रहती है, क्योंकि नई परिस्थितियों के साथ समायोजन अमूर्त रूप से सोचने की जो क्षमता होती है तथा अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता को प्रदर्शित ये किया करता है। तो मतलब क्या है, बुद्धि एक बहुआयामी है और जिसमें वृद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं इसमें शामिल रहा करती है। देन हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पे हम आते हैं। तो 4th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम तो वो है आपका परिवार, क्योंकि बालक जो सबसे पहला जो आपका इन्वायरमेंट होता है, जो बालक अपने इन्वायरमेंट से जो कुछ सीखता है वो अपने घर अपने परिवार से ही सीखा करता है। अपने उसके परिवार का मतलब हो गया अपने माता पिता से आरंभ करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां क्या कहता है कि पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है। क्या प्रस्ताव है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही आंसर है पहला, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न हुआ करती है। क्यों, क्योंकि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में व्यक्ति की जो प्रवृत्ति विकास और विभिन्न अवस्थाओं के ज्ञान के विकास के बारे में जो विस्तार से वर्णन किया है इन्होंने, इसमें क्या बोलते हैं कि पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत से यह भी बताया है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्क से भिन्न हुआ करती है तथा दोनों में सोचने समझने व व्यवहार करने का स्तर भी अलग अलग होता है। इसीलिए जो बड़ा आदमी है वो दूसरी तरह व्यवहार करेगा, जो वयस्क है वो दूसरी तरह व्यवहार करेगा और जो बालक है बच्चा है वो दूसरी तरह से व्यवहार करता है। देन हमारा नेक्स्ट आता है 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है। तो वो है आपका जो सही आंसर है इसमें पहला है। पहला हमारा क्या कहता है, विचारों की अनुक्रमणिकता। ठीक है, क्या है इसमें समझिए बातों को कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या होता है, स्व केंद्रित और स्वार्थी ना होकर के दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित किया करता है। इस दौरान वह खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा में के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी बढ़ाता है। इस अवस्था में अनुक्रमणशीलता पाई जाती है और दोस्तों
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विचारों की अनुत्क्रमणिकता बच्चों की विशेषता को बताया करती है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th कहता है, 7th क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं तो कहता है बच्चों और उसके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो वो है आपका सही कथन, सभी बच्चों सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित तथा सीखने में सक्षम है। ये जो है ये कथन आपका सही है, क्योंकि क्या था, बच्चे जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ ही सीखना प्रारंभ करता है और पूरे जीवन कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है। क्योंकि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में यह कथन एकदम सत्य है कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा की बात की जा रही है तो वो है आपका सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये क्या है, प्रत्येक बच्चे को उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों, इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित होने का अवसर प्राप्त होता है। देन दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वो कहता है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम है। अधिगम क्या है, 4 ऑप्शन गिवन है हमारा, जिनमें से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि एक सामाजिक गतिविधि है। लेव वाइगोत्स्की ने यही चीज़ कहा है कि अधिगम जो है वो एक प्रकार की सामाजिक गतिविधि हुआ करती है। इनके अनुसार कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। देन नेक्स्ट हमारा आता है 10th क्वेश्चन कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या है। जीन पियाजे के अनुसार की बात की जा रही है। ठीक है, तो जीन पियाजे के अनुसार जो है ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वो दुनिया के व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ये आपका जो है जीन पियाजे के अनुसार है। क्यों, क्योंकि बच्चे का ज्ञान को सक्रिय रूप से संचारित करते हैं और जैसे जैसे दुनिया के व्यवहार कौशल व प्रयोग करते हैं तो वैसे ही वे अन्वेषण और विचारों की समय समय पर खोज व निर्माण करते रहते हैं। वहीं 11th क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 41th क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। क्या है, फिर भी चालक का क्रम डैश से डैश तक है। डैश से डैश तक है मतलब क्या है, इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका वो है ऑप्शन नंबर 4, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत यानी कि सूक्ष्म चालक विकास, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वह अवधि जो वयस्क के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। वयस्क के संक्रमण की पहल करती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे किशोरा अवस्था यानी कि एडोलसेंस एज, क्योंकि एडोलसेंस एज के बाद ही बालक क्या होता है कि वयस्क होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में क्या होता है, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव ले आती है वो क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। 4 ऑप्शन में क्या है आपका जो सही है वो पहला है कि जो अनुभव ले आती है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ठीक है, क्यों करना चाहिए कि जिनके माता पिता उनके स्कूली शिक्षा में शामिल होते हैं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा की बात अगर हम करें तो प्राथमिक कक्ष की अवस्था में बच्चे अपने परिवेश में जो कुछ भी देखते सुनते हैं उसी के बारे में वह अपने माता पिता या शिक्षक से पूछा करते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। अतः बालक बालिका को अपने साथ अनुभव में लाते हैं तो उन्हें शामिल कर उनका संचय करना ज़रूर चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट तो आता है क्वेश्चन दोस्तों हमारा 14th कह रहा है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंद ने दवाई खाई, चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार ये बच्चा नैतिक अवस्था की किस अवस्था के अंतर्गत है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो ये ऑप्शन अभी आप झट से कर ले जाओगे, तो वो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, दंड एवं आज्ञा पालन है ना, अभिविन्यास है। दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास है, क्योंकि इसमें जो नैतिकता होती है बालक की वो आंतरिक नहीं होती है, बाह्य हुआ करती है, बाहर से उस पर ऊपर नियंत्रण आ रहा होता है। ठीक है,
क्योंकि बालक ऐसा करता है, क्योंकि अगर वो ऐसा काम नहीं करेगा तो पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा, यानी उसे डर है। तो बालक में जो नैतिकता आ रही है वो डर के कारणवश आ रही है। उसके जो नैतिकता पे कंट्रोल है वो बाह्य चीज़ों का, बाहरी चीज़ों का कंट्रोल है उसके ऊपर। देन दोस्तों हमारा 16th क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 16, खिलौने पहनावे की वस्तुएं, खिलौने पहनावे की वस्तु, सॉरी पहले 15th क्वेश्चन में देखना है। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। मतलब कुछ बच्चों को देखा होगा आपस में ही या मन में ही अपना बड़बड़ाते रहते हैं, तो ऐसे बालकों को हम लोग क्या कहेंगे, या लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार उसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। मतलब वो खुद से जो वो बात कर रहे होते हैं। वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्पष्ट किया है कि छोटे बच्चे के द्वारा भाषा का उपयोग केवल सामाजिक संचार के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इसका उपयोग वे अपने व्यवहार को नियोजित और निर्देशित करने के लिए भी किया करते हैं दोस्तों। देन हमारा 16th क्वेश्चन कहता है, खिलौने पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित कराता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी जेंडर रूढ़िवादिता कहलाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो खिलौने हैं, पहनावे की वस्तुएं हैं, घरेलू सामग्री है, या व्यवसाय है, या फिर कोई रंग है, ठीक है ना, उन सबको विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना ही क्या कहलाता है, जेंडर या रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। देन दोस्तों हम बढ़ते अपने आगे क्वेश्चन की ओर। 17 क्वेश्चन क्या कहता है, एक शिक्षक को चाहिए कि, क्या चाहिए शिक्षक को, ऑप्शन दिया हुआ है। तो शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है और उनको महत्व देता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया है। क्योंकि क्या होता है, कक्षा का शिक्षण में ऐसे वातावरण का निर्माण करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। 18th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, समझते हैं बात को, कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। तो ये करता है आपकी समावेशी शिक्षा की बात करता है, यानी कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009 का, इसमें कहा गया है कि जो भी बालक 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के हैं या फिर 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालक हैं, उन सबको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। ये 7 नहीं है दोस्तों, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनको क्या किया गया है, निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। और इसे अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बोलते हैं, और इसको लगभग अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। ठीक है ना, और इसमें क्या था कि बच्चों की जो आयु थी, पहले बच्चों की आयु को कक्षा 1 से 8 की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब कि बालक की आयु कुछ भी हो, बालक 1 से 8 तक जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है वो कहीं से भी प्राप्त कर सकता है, कुछ भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, लेकिन बिल्कुल एकदम निःशुल्क रहेगी वो शिक्षा। फिर देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, 19th हम लोग देख ले। तो 19th हमारा कहता है कि डैश, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को अपने एक नियमित विद्यालय व्यवस्था के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का बनेगा दोस्तों, वो क्या कहेगा, आपका समावेशी शिक्षा बात करता है कि सभी बच्चों में क्या हो, नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का क्या हो, अधिकार हो सके। देन बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 20th क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। पहला है अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, बिल्कुल ये है। पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, बिल्कुल ये भी है। निर्देशन एवं संचालन, ये भी है। जो आपका नहीं है वो है कंठस्थीकरण एवं स्मरण, यानी यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित नहीं होता है वो क्या है, कंठस्थीकरण और स्मरण। ठीक है, बाकी सबसे होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 21 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों और स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं का सही मिलान प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे स्तंभ का और खा आप देख रहे हैं अपने सामने। तो पहला हमारा क्या है, प्रतिभाशाली, अधिगम, अशक्त, सृजनात्मकता, अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम। ठीक है,
तो दोस्तों हमारा जो पहला है ए वाला प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली किसकी बात करता है? प्रतिभाशाली बात करता है 4th नंबर की, यानी शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता की बात करता है। वहीं बी हमारा अधिगम अशक्तता क्या कहता है? ये अधिगम अशक्तता कहता है धारा प्रवाह पढ़ने की कमी या धारा प्रवाह पढ़ने में कमी की बात करता है। वहीं सृजनात्मकता बात करता है आपके मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है, इसकी बात करता है। वहीं पे डी आपका क्या कहता है? तो बचा कुचा हमारा थर्ड, तो डी हमारी बात करता है आसानी से विचलित होने की आदत। ये है हमारा सही सुनियमित, तो इसके हिसाब से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा है ना, वो आप खुद ही अब आप गेस कर सकते हो। इसमें मैं आपसे क्या बताऊं, थर्ड वाला आपका जो है वो सही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। वही 22 की अगर हम बात करें, 22 हमारा आप कहता है कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, कब सीखते हैं? जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, मतलब हिस्सा लेते हैं। वे किसी भी विषय को प्रभावी रूप से सीखते हैं, जबकि इसके विपरीत ऐसे बच्चे जो केवल स्कूली शिक्षा पर निर्भर रहते हैं और विभिन्न प्रकार की होने वाली गतिविधियों एवं कार्यों में भाग नहीं लेते हैं दोस्तों, वे अपेक्षाकृत प्रभावी तरीके से नहीं सीख पाते। अंततः बच्चों को इन कार्यक्रमों और गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, द नेक्स्ट हमारा 23 हमारा क्या कहता है कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न क्या करना चाहिए? कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट टाइम भी जो प्रैक्टिस सेशन 1 हुआ था उसमें भी ये चीज़ें हमने करवाई थी आप लोगों से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। आप जानते हैं बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों का संपूर्ण विकास हो, जो रचनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए कक्षा का हमेशा वातावरण ऐसा बनाना होगा जिसमें बच्चे की जो सोचने की शक्ति है वो प्रोत्साहित हो सके। और मतलब कि ऐसा करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए कि बच्चे किसी भी विषय में अधिक से अधिक प्रश्न पूछ सके। माफ कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 24th क्वेश्चन हमारा कहता है कि संरचनात्मक दृष्टिकोणों के अनुसार अधिगम डैश है। तो 4 ऑप्शन इसमें भी गिवन है। पहला ऑप्शन है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। देन हमारे बाकी के जो हैं ऑप्शन वो है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, तीसरा एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, वही चौथा है जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया ही सही ऑप्शन इसका। देन नेक्स्ट हमारा आता है 25 की अगर बात हम लोग करें तो जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या करता है? तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होता है या फिर रहते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को कई तरीके से प्रोत्साहित कर सकता है। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब बच्चों में सीखने की इच्छा तीव्र हो जाती है और वे अधिक सीखने के लिए उत्सुक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की गलतियां। 4 ऑप्शन है। बच्चों की गलतियां अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों का एक अंतर्दृष्टि दिया करती है। बिल्कुल चौथा ऑप्शन आपका सही है। कुछ प्रयोगों से ये सफल और कुछ प्रयोगों दोस्तों ये असफल भी हो जाता है। जिसमें वह असफल होते हैं वह शिक्षा को अपने माता पिता से समझने का प्रयास करते हैं एवं उन गलतियों को दोहराने से बचते हैं। इस प्रकार बच्चों की गलतियां अधिगम प्रक्रिया का एक भाग बन जाती है और उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। देन क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? मूल्यांकन को 3 ऑप्शन है जिसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। जिनमें से कुछ देखिए तो कैसे होता है समझिए बात को। मूल्यांकन के तहत हम बच्चों द्वारा पूर्व में सीखे गए जो विषय हैं या जो तथ्य है उनके परीक्षण हम लोग कर सकते हैं, उनका परीक्षण किया जा सकता है और उनके आधार पर बच्चों की प्रगति और कमियों को दूर करने हेतु योजना बनाई जा सकती है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कहता है कि बच्चों की गलतियाँ क्या होता है? अरे माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन फिर से बार बार रिपीट हो गया है ना। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि नीचे लिखी हुई उस स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है
क्या है, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना हुआ करती है। तो बिल्कुल उसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। कहता है संज्ञान एवं संवेग। क्यों? क्योंकि संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित हुआ करते हैं। सिद्धांत को दर्शाती है, क्योंकि इस स्थिति में क्या होता है, जब बालक को संज्ञान होता है तो वह पर्याप्त प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, पता है बालक को इसमें, तो क्या कर देगा, उसमें कुंठा, निराशा, द्वेष, ये सब तरीके के भाव उसमें उत्पन्न होने लगेंगे और ये जो कार्य है वो क्या करेगा, वो बिना प्रयास के छोड़ देगा। ठीक है ना, मतलब उस बालक की आदत बन जाएगी, वो ये मन में ठान लेगा कि शायद वो ये काम नहीं कर सकता है, इसलिए उस काम को आगे करने में भी कतराता है या उसकी कोशिश भी नहीं करना फिर चाहता है। देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कहता है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका पहला सही होगा, बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होता है, जिससे बालक अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके तथा सभी प्रकार की परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर सके। अतः एक शिक्षक को यह चाहिए कि वह बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या के बारे में सहज रूप से अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करे। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 30। वो कहता क्या है कि वे विधियां जिनके प्रयोगों में विद्यार्थी को स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। तो वह उदाहरण है दोस्तों आपका अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का। इसमें प्रयोगों में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल होते हैं, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि के अंतर्गत आते हैं। इस विधि में बालक को सीखने की प्रक्रिया यानी कि केंद्र में रख करके अंतर्गत रखने पर बल दिया जाता है। यही हमारा कहलाता है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, इसलिए इन विधि में के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन आज के लिए इतना हो चुका है, वीडियो अभी बंद मत कीजिएगा, अभी आगे वीडियो जारी है। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? उम्मीद करता हूं बहुत मजा आया होगा, बहुत कुछ जानने और सीखने को आप लोगों को मिला होगा। ऐसे ही हर दिन दोपहर को 12 बजे आपको ये वीडियो, ये नया प्रैक्टिस सेशन डे बाय डे आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर तक घंटा नहीं दबाया है तो वो भी आप दबा दीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा टाइमिंग दोपहर के 12 बजे मिलेंगे IQ मेंटर पे फिर से नए प्रैक्टिस सेशन के साथ। अगला प्रैक्टिस सेशन होगा 3rd, उसको लेकर के हम चलेंगे। वही सोर्स होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। और हाँ, इस अगर जितने भी PDF अगर आप चाहिए, जो प्रैक्टिस सेशन हो रहा है, जो पहले हुआ है या फिर सेकंड में हुआ है, अगर उन सब का आपको PDF चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप का IQ मेंटर ग्रुप है, वहां पे आप जाइए, व्हाट्सएप ओपन कीजिए, कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिखिए और हमें इन नंबरों पे मैसेज कर दीजिए 72 68 00 95 84। इन नंबरों पे आप हमें मैसेज कर दीजिएगा या फिर डायरेक्टली आप YouTube के सर्च बॉक्स में जाएंगे, सर्च बॉक्स में जाकर के IQ मेंटर वहां पे टाइप कीजिएगा और वहां पे प्लेलिस्ट बनी होगी, उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, आपको ये प्रैक्टिस सेशन मिल जाएगा। इसमें से डे बाय डे, डेली बाय डेली आपको मिलता जाएगा। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो बेल आइकन भी दबाइएगा, सब्सक्राइब भी करते हुए जाइएगा। मिलेंगे अब कल अगले सेशन में, सेशन 3rd में, अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट।